नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रबंधन के नवीन आयाम एवं विकास प्रशासन के बारे में। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एमपीपीएससी के हमारे कंप्लीट लेक्चर चल रहा है मेंस के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत हमारा पार्ट ए अभी चल रहा है पेपर 2 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं 5 यूनिट हमारी कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा पेपर 2 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी और जो सोशलॉजी है वो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है और हमारी 5 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब देखिए लोक प्रबंधन के नवीन आयाम एवं परिवर्तन का प्रबंधन और जो विकास प्रशासन, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट ये लेक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रबंधन है वो क्या होता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होता है, यानी कि किसी भी काम को जो नीतियाँ बनाई जाती है उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाए, सारी चीज़ें जो प्लानिंग होती है सभी चीज़ों को यहाँ पे एकत्रित करना या सभी व्यवस्था को मेंटेन करना क्या कहलाता है, एक प्रकार से प्रबंधन कहलाता है। और लोक प्रशासन के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो लोक प्रशासन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। उसके संबंध में हम यहाँ पे नवीन आयाम देखेंगे, जो नए जो है यानी कि न्यू जो डायमेंशन है लोक प्रबंधन के अंतर्गत, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि वर्तमान में जो अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई जो व्यवस्था, उसके कारण यहाँ पे इसके क्या क्या नवीन आयाम हो सकते हैं लोक प्रबंधन के, वो सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। वर्तमान में अगर देखें तो बदलता जो वैश्विक परिवेश है उसमें भी लोक प्रशासन भी एक प्रकार से जो विषयगत परिधि है उसके अंदर बदलाव को महसूस कर रहा है। और विकास के जो बदलते प्रतिमान हैं, जैसे कि हम देखें तो नव उदारवादी व्यवस्था ने भी राज्य के जो स्वरूप है उसको भी काफ़ी सीमित कर दिया है। साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बाजार व्यवस्था का उदय हमको देखने को मिलता है। बाजार व्यवस्था यानी कि निजीकरण का जो उपयोग है, यानी कि निजीकरण हम देख सकते हैं। जैसे एलपीजी रिफॉर्म आया था 1990 में, तो वहाँ पे आपको निजीकरण देखने को मिला था। निजीकरण मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो निजीकरण का मतलब जहाँ पे निजी स्वामित्व होता है। और यहाँ जो परंपरागत लोक प्रशासन है जिसका मूल आधार प्रशासनिक ढांचा जो संस्थानिक प्रबंधन होता है तथा लोकहित की जो स्थिति होती है उसको संचालित करने वाले जो सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित था। साथ ही आज के जो युग है उसमें ये निष्फल हो चुका है। जो मतलब जो पुरानी जो परंपरागत जो विधि चली आ रही थी लोक प्रबंधन के अंतर्गत, तो उनको एक प्रकार से अगर देखें तो वर्तमान में निष्फल माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो है नवीन आयाम की ज़रूरत है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो नवीन लोक प्रबंधन है उसका सिद्धांत हम यहाँ पे एलपीजी को देख सकते हैं। एलपीजी यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों को मिलाकर देखें तो एलपीजी बनता है यहाँ पे। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ठीक है, शॉर्ट में एलपीजी इसको बोला जाता है। और 1990 में ये जो है इसको लागू किया गया था। इसी के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ में जो दो विद्वान हैं जैसे कि विल्सन और वेबर, इनके सिद्धांत को भी लोक प्रशासन के लिए असंगत करार दे दिया गया है। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण और जो एलपीजी रिफॉर्म है और विल्सन और वेबर के जो सिद्धांत है उसको भी हम देखें तो असंगत करार दे रहा है। और इस नए सिद्धांत में मतलब जो नवीन लोक प्रशासन या नवीन आयाम जो है लोक प्रबंधन का, उसमें हम देखें तो सरकार व नौकरशाही की जो भूमिका है उसमें भी बदलाव की बात की गई है। लोक प्रशासन में नव जो लोक प्रबंधन है उसका जन्म हम देखें तो 1990 के दशक में हुआ। क्रिस्टोफर हुड जो क्रिस्टोफर हुड है एक विद्वान है, उन्होंने कहा यहाँ पे कि जो शब्द है कौन सा, नवीन लोक प्रबंधन का, नवीन मतलब एक प्रकार से लोक प्रबंधन के नवीन आयाम वाला, उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया था। और इसे हम देखें तो इसे पॉलिट नाम के एक विद्वान हैं, इनके द्वारा प्रबंधवाद कहा गया था। सामान्यतः देख सकते हैं हम कि जो नवीन लोक प्रबंधन है समाज एवं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है तथा एक उद्यमशील सरकार की स्थापना करने की ये मतलब यहाँ पे बात करता है। सामान्य रूप से हम देखें तो सरकार के 3 लक्ष्य होते हैं। 3 लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एफिशिएंसी या कुशलता होनी चाहिए, साथ में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होना चाहिए। इकोनॉमी मतलब पूरा अर्थशास्त्र, यानी कि जो धन है या पैसा है उसके आसपास ये सारी व्यवस्था घूमती है। और ये पार्ट बी में हम पढ़ेंगे विस्तार से अर्थव्यवस्था क्या होती है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है सरकार के लक्ष्य के अंतर्गत प्रभावशीलता होनी चाहिए, यानी कोई भी कार्य में इफेक्टिवनेस होना चाहिए या प्रभावशीलता होनी चाहिए। तो ये 3 लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं हम। सरकार के मुख्य रूप से 3 ही लक्ष्य होते हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पे लोक प्रबंधन या नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है।
तो बेसिक था कुछ। हम बात करें यहाँ पे नवीन लोक प्रबंधन का जो है उसकी विशेषता या उसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, जो प्रबंधक है, प्रबंधकों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के स्थान पर यहाँ पे किस पर फोकस किया जाना चाहिए, या हम देखें तो यहाँ परिणाम आधारित व्यवस्था पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर किसके ऊपर बल दिया गया है, परिणाम आधारित व्यवस्था पर बल दिया गया है। इसके अलावा यह शास्त्रीय नौकरशाही प्रवृत्ति की जगह किस पर यहाँ पे देखें तो देखिए, संगठन है, कार्मिक यानी जो कर्मचारी होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, रोजगार परक होते हैं, सेवा शर्त, और उनको सभी को मतलब ये सभी चीज़ों को यहाँ पे लचीला या फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाने से मतलब होता है ये परिवर्तनशील, यानी कि कंडीशन के अनुसार पर बदलाव किया जा सके, इसी को बोला जाता है लचीला यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो संगठनों एवं जो कार्मिक है, जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कार्मिक होते हैं यानी पर्सनल्स होते हैं, उनके उद्देश्यों की सफलता साथ में जो प्रदर्शित मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उनकी कसौटी को परखने पर बल दिया गया है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं जो सरकारी गतिविधि है उनको बाजार व्यवहारों का सामना करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। सरकार के आकार को निजीकरण के माध्यम से छोटा करना, ये निजीकरण का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर सेंटर लेवल पर बैठकर सारे जो एरियाज़ है, सारे जो क्षेत्र है, सारे राज्य है, सारे गांव हैं, उन पर अगर नियंत्रण रखे तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार का जो स्वरूप है वो विस्तृत कर देती है। यानी विस्तृत कैसे, हालांकि विस्तृत नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो निजी लोगों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपकर, यानी प्रबंधक के रूप में निजी लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, तो सरकार का क्षेत्र यहाँ पे निजीकरण के द्वारा कैसा हो रहा है, सीमित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, नवीन लोक प्रबंधन की विशेषताओं के अंतर्गत। कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे अगर आपसे पूछा जाता 5 नंबर या जो है 50 से 60 शब्दों में जो लिखने का आता है, तो आप इसमें जो है इन विशेषताओं को लिख सकते हैं। नहीं, किस प्रकार आप लिख सकते हैं, निम्न विशेषता होती है, और ये 4 से 5 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर जो एलिमेंट होता है या केंद्रीय तत्व हम बोल सकते हैं नवीन लोक प्रबंधन का, तो इसके अंतर्गत भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीति यानी कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी की बजाय प्रबंधन पर बल दिया जाता है। ठीक है, बल दिया मतलब ऐसा, ये केंद्रीय तत्व इसका है कि अगर बल दिया जाएगा तो सही मायने में ये जो है सफल हो जाएगा। तो देखिए, पॉलिसी जो होती है, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, उसकी बजाय यहाँ पे प्रबंधन पर बल दिया जाता है, यानी कि पॉलिसी को किस प्रकार एग्जीक्यूट करना है, कितने समय में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना है, यहाँ पे या प्रबंधन यहाँ पे बल दिया जाता है। साथ में कार्यकुशलता का मूल्यांकन और सक्षमता पर जो है ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक नौकरशाही को ऐसे अभिकरणों मतलब जो एजेंसी होती है उनके रूप में समूहबद्ध करना, जो कि क्या करें, पैसा दो और प्राप्त करो। जैसे अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह आप देखते होंगे, नल की बात करें या फिर बिजली की बात करें, बिजली की बात कर लेते हैं, बिजली का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो क्या स्थिति हमको देखने को मिलेगी, जो आप रिचार्ज करते हो, रिचार्ज करने के बाद आप जितने दिन का रिचार्ज करते हो उतने दिन आपका चलता है। जैसे मान लीजिए आपने 199 का रिचार्ज किया तो आपका 1 महीना चलेगा। उसी प्रकार बिजली में आप देख सकते हैं कि बिजली में क्या करोगे, एक निश्चित राशि यहाँ पे दे दी जाएगी और वो राशि एंड हो गई, यानी कि रिचार्ज वाउचर आपका एंड हो गया, यानी कि बिजली आपके घर में आना बंद हो जाएगी, तो फिर से आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो पैसा दो और प्राप्त करो के आधार पर यहाँ पे जो सार्वजनिक नौकरशाही को जो है एजेंसियों में डिवाइड किया जाना चाहिए, यानी समूहबद्ध किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए अर्ध बाजार व्यवस्था या ठेके अनुबंध का प्रयोग करना चाहिए। प्रतियोगिता का बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगर एकाधिकार वहाँ हो जाता है तो उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या जो नागरिक है उनको। हालांकि देखिए, नागरिकों को उपभोक्ता की श्रेणी में ना रखकर हमको नागरिक ही मानना चाहिए, क्योंकि नागरिक मानेंगे तो उनका विकास संभव हो सकता है, और अगर उपभोक्ता मानेंगे तो व्यापार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है प्रबंधन की एक शैली को अपनाना, जो कि उत्पादन लक्ष्यों को सीमित अवधि, अनुबंध, धन संबंधी जो नवाचार है, यानी कि जो इनोवेशंस है, तथा जो प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता पर बल देती है। लागत में कटौती होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है किसके, नवीन लोक प्रबंधन के केंद्रीय तत्व के रूप में। इसके अलावा जो जैसे कि हमने बात किए थे क्रिस्टोफर हुड, इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया था, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे जो है इनके विचार हम जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके संबंध में कुछ विचार है, जैसे कुछ बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की है। जैसे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो पेशेवर प्रबंध होते हैं, पेशेवर प्रबंध का मतलब होता है, पेशेवर का मतलब होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर हम बोल सकते हैं वकील, एडवोकेट होते हैं। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रबंधकों को अधिक स्वायत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका कहना है, क्रिस्टोफर हुड के विचार के अंतर्गत ये देखने को मिलता है।
फिर प्रदर्शन का एक निश्चित मानक एवं जो मापदंड है, यह इस बात पर बल देता है कि प्रबंधकों की नज़र में जो है लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। जो प्रबंधन करते हैं, मतलब जो प्रबंधक होते हैं, उनके सामने लक्ष्य को स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो आगे की जो प्लानिंग है वो सारी चीज़ वहाँ पे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही उत्तरदायित्व, कार्यकुशल और वो उद्देश्य है, मतलब जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में सक्षम हो। मतलब क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है, जो प्रबंधक है उनके सामने एक तो नज़र, मतलब उनकी नज़र में लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, साथ में उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए और उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सक्षम होने चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पर बोली गई है। फिर निर्गत मतलब जो आउटपुट होता है, आउटपुट को जो नियंत्रण है, यानी कि आउटपुट कंट्रोल होता है। इसके अंतर्गत संसाधनों के बंटवारे पर नियंत्रण रखा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्रों को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर निजी क्षेत्रों की प्रबंधकीय शैली पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। साथ ही उच्च अनुशासन तथा जो संसाधन है उनमें मितव्ययिता। इसके अंतर्गत अगर देखें तो संसाधनों का समुचित या अनुकूलतम प्रयोग, विशेषकर अगर देखें तो वित्तीय संसाधन, ताकि प्रत्यक्ष लागत में कटौती हो सके। तो ये कहना है किसका, क्रिस्टोफर हुड का। किसके संबंध में, नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अनुकूल, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो नवीन लोक प्रबंधन जो है दक्षिणपंथी आंदोलन की देन हम मान सकते हैं, जिसने राज्य की जो भूमिका है तथा जो सरकार के रूप है उसमें परिवर्तन किया है, और यह प्रबंधकीय स्वायत्तता का समर्थन भी करती है। सरकार की पुनः जो आविष्कार की जो पीछे एक प्रकार अगर देखें तो आविष्कार के पीछे इसके अर्थ में अगर देखें तो सरकार का लक्ष्य क्या है कि सरकारी तंत्र को गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता की ओर प्रेरित करना और नौकरशाही प्रवृत्ति को कम करना। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो पश्चिमी देश है, यानी वेस्टर्न जो कंट्री है, उन्होंने इसके प्रति तत्परता दिखाई, और जो उद्यमशील सरकार है उसके स्वरूप को यहाँ पे हम देखें तो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो उद्यमशील सरकार के जो स्वरूप है उसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, देखिए बजट को कम करके यहाँ पे हम देखें तो इसका जो है स्वरूप को समझा जा सकता है। सरकार के आकार को कम करके, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके, चुने हुए क्षेत्रों को ठेके पर देकर और निष्पादन मापक सूचकों को अपनाकर। तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पर ऊपर देख चुके हैं, उन्हीं का एक प्रकार से यहाँ निष्कर्ष हम देख सकते हैं किसके अंतर्गत, उद्यमशील सरकार के स्वरूप के अंतर्गत। तो उद्यमशील सरकार के स्वरूप को हम इस प्रकार यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और देखने को मिलती हैं हमको, जैसे निष्पादन जो मापक है वो तो अपनाकर हमने देख लिया, ये मतलब सरकार का स्वरूप। तो हम एक प्रकार से देखें तो यह कहना सही होगा कि नवीन लोक प्रबंधन में वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भविष्य है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी संज्ञान में लिया जा सकता है। संज्ञान मतलब एक प्रकार से उसको विषय, जैसे आपने देखा होगा कानूनी शब्द है संज्ञान में लेना, यानी कि गंभीर रूप से लेना। ठीक है, और यह सही है कि जो लोक प्रशासन है एक विषय तथा प्रक्रिया दोनों रूप में यहाँ गतिशील होता है, और नवीन लोक प्रबंधन उसी की एक झलक के रूप में यहाँ माना जाता है। यानी कि लोक प्रशासन की एक झलक के रूप में नवीन लोक प्रबंधन को हम मान सकते हैं। और नव लोक प्रबंधन का जो सिद्धांत है अंतर विषयक पद्धति अपनाने पर बल देता है, और यह सिद्धांत जो है संगठनों में मानवीय तत्व का भी एक प्रकार से समावेश करता है। और लाल फीताशाही का विरोध करते हुए, लाल फीताशाही मतलब जो रिश्वतखोरी होती है, लाल फीताशाही का विरोध करते हुए केंद्रीय नियंत्रण को भी कम करके प्रबंधकों को स्वायत्त बनाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं किसके अंतर्गत, नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत। अब इसके बाद इसका कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। आलोचनात्मक मतलब इसकी कुछ कमी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो कमी हम देख लेते हैं, क्योंकि हर जो है चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक तो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव की, यानी कि कमियां हम देख लेते हैं। कमियां भी खास करके यहाँ पे पूछी जा सकती है किसके अंतर्गत, आलोचनात्मक मतलब जो नवीन लोक प्रबंधन है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करें समान रूप से विकसित और विकासशील देशों में लागू नहीं है। तो विकसित देश मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटी जो विकसित हो चुकी है, और विकासशील मतलब जो विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अल्प विकसित भी नहीं है और ना तो विकसित है, बीच की जो मीडिएटर वाली जो स्थिति है वो कहलाती है विकासशील देश। तो दोनों में ये लागू नहीं होता समान रूप से। तो जो सिद्धांत है नवीन लोक प्रबंधन का, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों यानी कि विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, और यह एक प्रकार से विरोधाभासी प्रतीत होता है और तथा सशक्तिकरण को भी नकारता है। यहाँ हम देखें तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब यहाँ घर्षण हम बोल सकते हैं। तो ये जो नागरिक है नागरिक सशक्तिकरण की बात भी नहीं करता, और यह किसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो नागरिक है नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखता है। तो इससे क्या होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। साथ में हम देखें तो अत्यधिक बाजारीकरण
और साथ में निजीकरण पर बल देता है। ठीक है, बाजारीकरण मतलब ले देखा बात हो रही, मार्केट जो होता है वो निजीकरण पर ही यहाँ पे फोकस करता है। तो अत्यधिक जो नवीन लोक प्रबंधन है वो अत्यधिक बाजारीकरण तथा निजीकरण पर बल देता है। फिर बात करें नवीन लोक प्रबंधन जो है सरकार को बाजार का सही उपागम, उपागम का मतलब होता है अप्रोच या टेक्निक हम बोल सकते हैं या विधि हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो सरकार को बाजार का सही उपागम मानता है तथा व्यक्तिगत और निजी प्रशासन के मूल्यों तथा जो तकनीकों है उसकी प्रशंसा भी करता है, जबकि लोक प्रशासन कभी भी निजी प्रशासन को अपना उपागम नहीं बना सकता। आधुनिक सरकार की बात करें तो जैसे जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसकी विधि के शासन का अनुकरण करती है, ना कि बाजार संयंत्र का। साथ में हम देखें तो देखिए संपत्ति के कुछ जो संपत्ति यानी कि अत्यधिक जो संपत्ति है अत्यधिक निजीकरण से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर निजीकरण हो गया है तो जो संपत्ति है संपत्ति का कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रण का खतरा हो जाता है। तो बाकी में एक प्रकार से अगर देखें तो असमानता की भावना या असमानता की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये प्रतीत हमको मतलब ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। और ऐसी व्यवस्था जहाँ कुछ एक प्रकार से व्यक्तियों के हाथों में होती है, जहाँ संपत्ति और जो भी जो इस प्रकार की स्थिति हमको कुछ व्यक्तियों के हाथों में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर अमीर और या जो साधन संपन्न हाथ है उनकी कठपुतली बन जाती है। कौन? नौकरशाही और सरकार दोनों, नौकरशाही और सरकार दोनों जो है अमीर और साधन संपन्न जो हाथ है उनकी कठपुतली यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब वो जैसा नचाएंगे वैसा यहाँ पे नाचना पड़ेगा। फिर नवीन लोक प्रबंधन ने केवल यहाँ देखें तो आर्थिक उद्देश्य परक व्याख्या पर बल दिया है तथा जो सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू उनकी अनदेखी की है। एक अच्छा प्रशासन वह होता है जो मानव की प्रत्येक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमने देखिए नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत हमने क्या क्या देखें, तो यहाँ देखिए हमने जो उसके संबंध में कुछ चीज़ें यहाँ पे जाने, मतलब यहाँ बहुत नीचे चले गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। फिर उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं, केंद्रीय तत्व, क्रिस्टोफर होट के विचार, सरकार के जो स्वरूप है उसको समझने के लिए कुछ फैक्ट हमने देखे, जो आलोचनात्मक विश्लेषण यानी कि उसकी कुछ सीमाएं हमने बात करी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं विकास प्रशासन की। विकास प्रशासन मतलब एक हम बात करें इंग्लिश में तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। तो इसकी अवधारणा क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आधुनिक लोक प्रशासन का परिचायक होता है। आधुनिक लोक प्रशासन का परिचायक क्यों बोला गया है, यह अवधारणा बहुत पुरानी नहीं, हम इस प्रकार बोले तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, इसके ड्यूरेशन आपको बताने हैं, समय काल आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रशासन को जन सहायता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ दायित्व सौंपे गए थे। इसी समय हमको एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कहाँ देखने को मिलता है, एशिया आपको इतना कंप्लीट देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका ये, ठीक है, लैटिन अमेरिका ये देखने को मिलता है। तो 3 महाद्वीप हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो इन नव स्वतंत्र राज्यों का यहाँ पे उदय देखने को मिलता है, जिनमें प्रशासन को सभी क्षेत्रों यहाँ तक कि राजनीतिक विकास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई या दी गई। इन देशों के लिए यह पहला अनुभव था जब प्रशासन ने जनता को अपने बराबर का भागीदार मानते हुए उसके साथ मिलकर कार्यों को करने का प्रयास किया। और जन सहायता के कार्य जो थे प्रशासन द्वारा पूर्व में किए जाते, मतलब पूर्व में भी किए जाते थे, मतलब जब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था उसके पूर्व में भी ये जो है जन सहायता के कार्य किए जाते थे, किंतु उस समय राज्य द्वारा जो प्रजा है उसके लिए कार्य किया जाता था, ना कि नागरिक के लिए। क्योंकि वर्तमान में हम देख सकते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था का उदय हो चुका था और जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो नागरिक मतलब जो जनता है उसको प्रजा नहीं माना जाता था, उनको क्या माना जाता था, नागरिक। तो यहाँ पे पहले जो व्यवस्था चलती तो वहाँ प्रजा के हित में कार्य किया जाता था परंतु नागरिक के हित में काम नहीं किया जाता था। वर्तमान में हमको यहाँ देखें तो प्रशासन जो है नागरिकों के साथ मिलकर सरकार के लिए नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण के लिए कृषि विकास, शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन जैसे कार्यों का संपादन करने लगी। और एशिया की अगर बात करें यानी प्रारंभ में हमको एशिया मतलब जैसे कि हमने बात करें यहाँ पे तो प्रारंभ में एशिया और जो अफ्रीका है जो नए नए राज्य है यहाँ पे इनका उदय हुआ था। तो पाश्चात्य जो विकसित देश है उसको ही अपने विकास मॉडल का जो है विकास का मॉडल स्वीकार करने लगा। अमेरिका जैसे देशों ने इन देशों के विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना प्रारंभ किया, किंतु इन देशों के विकास की गति काफ़ी धीमी बनी रही। साथ ही हम देखें 1960 के दशक की बात करें तो 1960 के दशक में तुलनात्मक प्रशासन दल ने
अपने अध्ययनों के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश है उसमें प्रशासन का, देखिए पहली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे दो अलग अलग भागों में यहाँ शक्तियों का विभाजन हो गया था। एक तो ये रूस वाला और एक अमेरिका वाला, ठीक है। इन दोनों से हटकर जो अलग दुनिया बसी थी उसको तीसरी दुनिया के देश बोला जाता था। तो यहाँ देखिए तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश है उसमें भी प्रशासन की किस भांति का मॉडल तथा तकनीक को हो, ऐसा यहाँ पे मतलब प्रश्न उठा ताकि उनके विकास की रफ्तार तीव्रतम हो सके। तो एक विद्वान है रिक्स आदि मतलब रिक्स जो विद्वान है उनके अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि पारिस्थितिकी जो प्रशासन है उसको प्रभावित करने में मतलब जो पारिस्थितिकी प्रशासन है उसको प्रभावित करती है तथा इन देशों में नियामकी जो प्रशासन है मतलब रेगुलेटरी या रेगुलेशन से संबंधित जो प्रशासन उसके बजाय विकास प्रशासन की स्थापना का जो है प्रयत्न किया जाना चाहिए, ऐसी यहाँ पे बात की गई। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है नवीन जो स्वतंत्र विकासमान तीसरी दुनिया के जो देश थे उनके प्रशासन का अध्ययन बड़े व्यापक स्तर पर किया गया। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, इसके अंतर्गत देखें तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि ली इसने, और यहाँ अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने भी यहाँ पे चिंतन किया, तो उनके संबंध में हम सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसकी अवधारणा और दृष्टिकोण के बारे में देख लेते हैं, यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम क्या हुआ था, विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग भारत के प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा एक लेख लिखा गया था, लेख का नाम हम देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955। अच्छा, ये लेख जो है किस में छपा था? एक जो है मतलब एक पुस्तिका या मैगजीन होती है जिसका नाम था द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये लेख को प्रकाशित किया गया था 1955 में। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत हम देखें तो इस शब्द की जो विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या देने का काम अमेरिकी विद्वानों ने किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोक प्रशासन से संबंधित जो उद्भव है वो हमको अमेरिका में ही देखने को मिलता है। तो जो विकास प्रशासन है उसकी अवधारणा की विस्तृत व्याख्या क्या जो है अमेरिकी विद्वानों के द्वारा की गई। अमेरिकी सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 1963 में विकासशील जो राष्ट्र है उसमें प्रशासनिक प्रवृत्तियों के परीक्षण के लिए एक तुलनात्मक प्रशासनिक जो समूह है उसका गठन किया गया, और इस समूह में विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए तीसरी दुनिया के जो विकासशील राष्ट्र है उनको एक प्रकार से यहाँ पे अपना अध्ययन बिंदु बनाया गया। इन राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा हम देखें तो विकास प्रशासन का अर्थ हम देख लेते हैं। विकास प्रशासन का अर्थ क्या होता है? विकास प्रशासन मतलब जो होता है कुछ विद्वानों जो बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया गया है। प्रशासन का जो है मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण अगर हो जाता है तो उसको विकास प्रशासन की संज्ञा दी गई है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के रूप में, कुशल साधन के रूप में अधिक महत्व देते हैं, और कुछ विद्वान इसे प्रशासनिक विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का भी पर्यायवाची मानते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से हमको अर्थ देखने को मिलता है विकास प्रशासन का। सामान्य तौर पर लोक प्रशासन और खास तौर पर अगर देखें तो विकास प्रशासन राज्य द्वारा जनता की बढ़ती हुई जो विकासात्मक आवश्यकता है एवं मांग है उनको संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये हमको नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, विकास प्रशासन का अर्थ देखने को मिलता है। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं जो आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास की योजना बनाने तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए साधनों को प्रवृत्त करने तथा बांटने का कार्य करता है विकास प्रशासन। साथ ही विकास शब्द जो है अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र और उसके बाद लोक प्रशासन से लिया गया है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकास शब्द के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला तो टेक ऑफ करना यानी कि ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर उठने की स्थिति है, और दूसरी स्थिति हम देखें तो इस स्थिति मतलब उस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया होता है। मतलब यहाँ ये चल रहा है और इससे ऊपर उठने की प्रक्रिया, उसको क्या बोला जा रहा है, पहली स्थिति, और इस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया। दो स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, किसके संबंध में, विकास प्रशासन या विकास के संबंध में। तो यहाँ देखिए राजनीति शास्त्र की अगर बात करें तो राजनीति शास्त्र में विकास शब्द के अर्थ में विद्वान एक मत नहीं है, मतलब सभी का अलग अलग मत यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक रूप से आधुनिकता की प्राप्ति से लगाते हैं, यानी कि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा जो विकास है उसका अर्थ क्या लगाया जा रहा है, आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन हो जाना, किसका, राजनीतिक रूप से मॉडर्नाइजेशन हो जाना राजनीतिक विकास का अर्थ। ठीक है,
और आधुनिक स्थिति वे उस स्थिति को मानते हैं जो पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर ली है, मतलब जो पश्चिमी देशों के द्वारा प्राप्त कर ली गई है उनको एक प्रकार से आधुनिक स्थिति उनके द्वारा मानी गई है। और इसमें 3 तत्व या 3 सूचकांक के रूप में या 3 तत्व सूचकांक के रूप में दिए जा रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक भूमिका हम देख सकते हैं, संरचनाओं में विभिन्नकरण, दूसरा समानता तथा क्षमता। ये 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, सूचकांक के अंतर्गत, जिसके द्वारा राजनीति शास्त्रों के द्वारा राजनीति जो शास्त्र है उसमें विकास का अर्थ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा भी दी गई है, जैसे कि हम देखें तो प्रोफेसर C.H. डॉड, तो ये परिभाषा आपको जैसे कि वैसे लिखना होता तो देखिए डबल कोट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए राजनीतिक विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक विकास के लिए राजनीतिक विकास आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर हम देखें तो मॉन्टगोमरी, इन्होंने क्या कहा है, विकास सामान्यतः परिवर्तन के ऐसे सामान्य भाग को समझा गया है जो स्थूल रूप से पूर्व निर्धारित या योजनाबद्ध एवं प्रशासित किया गया है, या फिर हम देखें तो कम से कम सरकारी क्रिया द्वारा प्रभावित हो। तो ये देखने को मिलता है, इस विद्वान के द्वारा ये बात कही गई है। फिर फ्रेडरिक्स के द्वारा बोला गया है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये कुछ परिभाषा है विकास प्रशासन की जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिली अलग अलग प्रकार से। इसके अलावा हम देखें तो हमको देखने को मिलता है विकास प्रशासन के तत्व या फिर हम बोल सकते हैं लक्षण। ठीक है, अगर लक्षण भी आए तो भी आपको ये लिखना है, और अगर आपको तत्व भी आए तो यही लिखना है। तो 5 नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरा अगर बात करें विकास प्रशासन तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 11 नंबर में देखने को मिलेगा, यानी कि 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत जो विकास प्रशासन है उसकी संकल्पना जो है उसको समझने के लिए हमारे पास में विभिन्न प्रकार के यहाँ तत्व देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत परिवर्तन उन्मुखी का मतलब क्या होता है, जो विकास प्रशासन है वो परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, किसी व्यवस्था का जो है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गतिमान होना। तो आप समझ गए होंगे परिवर्तन क्या होता है, मतलब जो पुरानी स्थिति है उससे नई स्थिति में जाना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। विकास का प्रशासनिक तंत्र जो है निश्चल और हम देखें मतलब निश्चल एक प्रकार से जो चलता नहीं है और गतिहीन न होकर परिवर्तनशील होता है, यानी कि एक जगह स्थायी न रहकर वो क्या है, गतिमान है, यानी परिवर्तनशील माना जाता है। दूसरा है लक्ष्य उन्मुखी का मतलब होता है विकास प्रशासन का जो केंद्रण है, जो सेंटर पॉइंट है या केंद्र बिंदु हम बोल सकते हैं, अधिक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति पर है। और एक विद्वान है वाइडनर, इनके अनुसार विकास प्रशासन लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन है और ये सभी लक्ष्य जो है स्वाभाविक, प्रभावशील, प्रगतिशील और आगे की ओर ले जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट लक्षण हमको देखने को मिलता है प्रगतिशीलता। तो प्रगतिशीलता जो होती है, लक्ष्यों की प्रगतिशीलता भी विकास प्रशासन का एक प्रमुख तत्व मानी जाती है। प्रगतिशीलता से क्या आशय है कि शासन कार्यों में होने मतलब जो शासन है वो कार्यों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, अर्थात हम बात करें तो विकास के जो प्रशासनिक तंत्र है उससे ही अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे परिस्थितियां पैदा करे जो कि विकास प्रक्रियाओं में लोगों को अधिक सहभागी बनाने में सहायक हो। तो ये माना जाता है प्रगतिशीलता। फिर नियोजन मतलब होती है प्लानिंग। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ बात की गई, जैसे कि पानिंदी कर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने क्या बोला गया है कि विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन के रूप में मतलब नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखते हैं इनके द्वारा। ठीक है, एक निश्चित अवधि में कुछ सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए कार्यक्रमों के रूप में नियोजन समय तथा विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले जो साधन होते हैं उसके अधिकतम संभव उपयोग में सहायक होता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है नियोजन के अंतर्गत, मतलब किसी भी चीज़ की योजना पहले से बनाकर रखना उसको बोला जाता है नियोजन, प्लानिंग करना एक प्रकार से। फिर नवाचार यानी कि इनोवेशन, नई नई चीज़ों का यहाँ पे विकास होना, यानी विकास से संबंधित विविध समस्याओं के समाधान के लिए विकास प्रशासन का तरीका परंपरा जनित जो है या फिर सिद्धांतवादिता से बंधा हुआ नहीं है, मतलब ये खुला हुआ है, मतलब अलग अलग यहाँ इनोवेशन किए जा रहा है। इसके बजाय यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नए ढांचे मतलब नए स्ट्रक्चर, नई पद्धति, कार्यक्रमों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे जो है DRDA हम देख सकते हैं, DRDA, इसके अलावा CDA जैसे जो कार्यक्रम हैं वो भी एक प्रकार से यहाँ इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। फिर प्रशासन तंत्र में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो परंपरागत प्रशासन तंत्र जो है नौकरशाही पर आधारित था, जबकि विकास प्रशासन में प्रशासन तंत्र को राजनीतिज्ञों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में मिलजुल कर कार्य करना होता है। सहभागिता, सब साथ में मिलजुल कर काम करें, यानी विकास प्रशासन में
विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने यानी उन्हें एग्जीक्यूट करने में लोगों का सहभागी होना निहित होता है। अगर सब साथ में सहभागी होकर काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोगों की विकास कार्यों में सहभागिता को प्रेरित किया जा रहा है। फिर बात करें लाभ भोगी अभिमुखीकरण की अगर बात करें तो यहाँ विकास प्रशासन जो है उसका प्रशासनिक तंत्र लाभ भोगी अभिमुखी जो प्रशासन है और इसका उद्देश्य क्या है, उन्हीं लोगों को अपनी सेवा और उत्पादन का अधिकतम लाभ पहुंचाना है जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं प्रभावी एकीकरण। विकासात्मक जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति हेतु अधिकारियों और समूह के दल को साथ साथ लाने के लिए प्रशासनिक संगठन में एकीकरण करने की उच्च कोटि की क्षमता आवश्यक होती है और उच्च कोटि का समन्वय एवं एकीकरण विकास प्रशासन की विशेषता माना जाता है। तो यहाँ हमने देखे कंप्लीट रूप से अगर बात करें तो विकास प्रशासन जो है लक्ष्य उन्मुखी, परिवर्तन अभिमुखी, प्रगतिशील, लचीला और सहभागी स्वरूप वाला प्रशासन माना जाता है। और यहाँ जो पानिंदीकर है एक विद्वान है, उनके द्वारा विकास प्रशासन के कुछ लक्ष्य भी बताए गए हैं। मतलब लक्ष्य हम बोल सकते हैं तत्व या फिर लक्षण भी बताए गए अलग अलग प्रकार से, तो उनके द्वारा अलग बताए गए। तो हमने ये बेसिक तौर पर देख लिए, हमको सबके अलग अलग नहीं देखना है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो नियामकी यानी कि हम बोलें तो रेगुलेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, साथ में हम देखें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों हम क्या बोले हिंदी में, नियामकी प्रशासन और विकास प्रशासन। नियामकी मतलब रेगुलेट करना, कोई नियम जारी कर दिया गया है वो किस प्रकार एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रेगुलेट करना या उसमें देख रेख करना, क्या कहलाता है, नियामकी प्रशासन कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, नियामकी प्रशासन में सरकार किसी क्षेत्र विशेष में जो है नागरिकों के व्यवहार को निश्चित करती है। नागरिकों के व्यवहार को यहाँ पर निश्चित किया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में, किसके अंतर्गत, नियामकी प्रशासन के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फैक्ट्री कानून की अगर बात करें, फैक्ट्री कानून यानी कि जो कारखाना जो अधिनियम होता है उसके द्वारा मालिकों से मजदूरों के प्रति व्यवहार तथा खाद्य एवं जो रसद सामग्री से संबंधित नियम है, उसके द्वारा क्रेता के प्रति व्यवहार, ये सारी चीज़ यहाँ पर निश्चित की जाती है फैक्ट्री कानून के अंतर्गत और समय समय पर इनका जो है देखरेख किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, गैर जिम्मेदार हम बात करें तो यहाँ गैर जिम्मेदार नहीं होते, गैर जिम्मेदार या फिर गैर विकासात्मक हम बोलें। ठीक है, गैर विकासात्मक होता है तो यहाँ देखिए स्वयं जो नियामकी होते हैं जो रेगुलेट करते हैं तो वो स्वयं को ऊंचा मानते हैं और नागरिकों को नीचा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि नागरिकों को उपभोक्ता की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो सिंपल तौर पर अगर देखें तो लाभ कमाने की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, टॉप के द्वारा यहाँ पवित्र गाय की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिकों को। फिर देखें तो देखिए जनता से दूरी यहाँ देखने को मिलती है और नागरिक नकारात्मक रूप से ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ देखिए विकास प्रशासन की बात कर लेते हैं तो यहाँ नागरिक और प्रशासन जो है दोनों मिलजुल कर यहाँ पे सहयोग से एक दूसरे के प्रति विश्वास रखे, दोनों अपने को बराबर की स्थिति महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। विकास की अभिव्यक्ति केवल नौकरशाही और पर निर्भर नहीं है, मतलब नौकरशाही या प्रशासनिक प्रक्रिया यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकती विकास की अभिव्यक्ति। साथ में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है विकास की अभिव्यक्ति के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधि, हित समूह, सामाजिक संगठन है, ये सभी लोग अगर सम्मिलित रूप से मिलकर काम कर लेते हैं तो यहाँ पे विकास की अभिव्यक्ति हम बोल सकते हैं। मतलब केवल नौकरशाही पर निर्भर नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे देखिए आर्थिक प्रगति हम देखें तो आर्थिक प्रगति कृषि और उद्योगों पर निर्भर होती है, जिसके अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से उसमें कृषि का मुख्य योगदान होता है और कृषि के विकास के लिए हमको ग्रामों का विकास यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो ये दोनों में हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखें दोनों के मध्य संबंध और थोड़ा सा अंतर देखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए विकासात्मक प्रशासन और प्रशासनिक विकास की। तो यहाँ देखिए विकास प्रशासन जो होता है, विकास प्रशासन कार्यों का प्रशासन होता है और रिक्स के द्वारा इसके दो आयाम दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन के अंतर्गत हम देखें तो उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है ये जिसके द्वारा लोक प्रशासन जो है प्रणाली समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों का संचालन करती है। दूसरा आयाम क्या दिया गया है, प्रशासनिक विकास, जो कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रशासनिक विकास का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक प्रणाली के भीतरी यानी कि अंदरूनी जो परिवर्तन उसकी गति का अध्ययन करना होता है और इसमें अगर देखें तो प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने का भाव शामिल होता है। तो ये दोनों आयाम किसके द्वारा दिए गए हैं, प्रोफेसर रिक्स के द्वारा दिए गए, ये एक विद्वान है। इसके अलावा जो प्रशासनिक विकास है, प्रशासनिक विकास एक प्रकार से अगर देखें तो विकास प्रशासन का ही परिणाम होता है। जैसे विकास प्रशासन किस प्रकार काम कर रहा है उसका जो आउटपुट आएगा वो ही प्रशासनिक विकास यहाँ पे देखने को मिलेगा। और प्रशासनिक विकास का अर्थ क्या है, निर्धारित प्रगतिशील नवीनतापरक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
प्रशासनिक तंत्र की जो सामर्थ्य है और उसकी क्षमता है वो बढ़ाने का काम किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसके आधुनिकीकरण, प्रशासकों की मनोवृत्ति, आस्था, आचरण, उनके बदलाव लाने पर निर्भर करती है। कौन सी? प्रशासनिक विकास। तो हम क्या बोल सकते हैं, विकास प्रशासन के जो उद्भव करता है, यानी कि जिन्होंने विकास प्रशासन का उद्भव किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि विकास प्रशासन और जो प्रशासनिक विकास है वो एक दूसरे से संबद्ध है, ऐसा इनके द्वारा माना गया है। और रिक्स ने इसको क्या माना है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास को अंडे और मुर्गी का संबंध माना है। तो इससे हमको ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो यहाँ हम दोनों के मध्य ये देखने को मिलता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? रिक्स के द्वारा कहा गया है। चलिए एक दो चीज़ और हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, क्या क्या? विकास प्रशासन और हमको देखने को मिलता है लोक प्रशासन। ठीक है, तो देखिए विकास प्रशासन, यहाँ देखिए पहले तो हम बात करें, लोक प्रशासन का अंग होता है ये कौन? विकास प्रशासन। और प्रगतिशील, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम ये देख सकते हैं। देखिए, तो पहले तो हम लोक प्रशासन जानते हैं। लोक प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन होता है, जैसे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत हम पुलिस देख सकते हैं, राजस्व देख सकते हैं, तो इस सभी चीज़ों का प्रशासन होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सभी से विकास की अनुभूति होती है, सभी से विकास की अनुभूति नहीं होती है। परंतु विकास प्रशासन के अंतर्गत अगर देखें तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन ही है, परंतु कुछ भिन्नता हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो विकास प्रशासन है जिसके अंतर्गत हम देखें तो कार्य उन्मुख और उद्देश्य उन्मुख हमको देखने को मिलता है। जैसे लोक प्रशासन और विकास प्रशासन में विरोध तो हम देखने को नहीं मिलता। और विकास प्रशासन के लोक प्रशासन के अंतर्गत उपयुक्त अभिकरण, विभाग और पदों की रचना की जाती है। भारत में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की अगर बात करें, DRDA जिसे बोलते हैं, साथ में अगर देखें तो विकास अधिकारी जिसे BDO बोलते हैं, के कुछ पद जो है इसी प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं विकास प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ देखिए, कुछ संबंध हम देख लेते हैं इनके बारे में। अब बात कर लेते हैं, देखिए विकास प्रशासन की कुछ आवश्यक शर्तें हमको देखने को मिलती है, तो ये देख लेते हैं। और इसके बाद एक दो चीज़ और हमारी बची हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है लेक्चर। तो चलिए यहाँ पे शर्तों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो देखिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो विकास क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? राज्य के निरंतर बढ़ते हुए कार्यों के साथ साथ विकास क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका बढ़ती जाएगी। साथ में सरकार जो है समस्त विकास प्रक्रिया को निर्देशित करेगी। सरकारी कार्यों में निरंतर बढ़ती हुई जो विविधता है उसके कारण प्रशासनिक क्रियाकलाप धीरे धीरे जो है जटिलतम और तकनीकी प्रवृत्ति जो है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें ये जो है विशेषज्ञों द्वारा कार्यों का निष्पादन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे सरकारी कार्यों की जटिलता को बढ़ाने में, यानी कि सरकारी कार्यों में जटिलता बढ़ेगी तो ये विशेषज्ञों को यहाँ पे प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर देखें तो व्यक्तियों में सेवा की भावना तथा जो समर्पण है वो होना चाहिए। साथ में परिवर्तन को समझने और उसको अपनाने की क्षमता भी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार और संशोधन पर बल दिया जाना चाहिए। साथ में हम देखें तो प्रशासन और जनता के मध्य यहाँ आपसी सहयोग होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। कार्मिकों यानी कर्मचारी होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनके प्रशिक्षण पर लगातार जोर दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक शर्तें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, किसके अंतर्गत? विकास प्रशासन के अंतर्गत। इसके अलावा हम एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे, देखिए विकासात्मक प्रशासन तंत्र। तो यहाँ देखिए इसका जो है, इसके संबंध में अगर देखें तो विकासात्मक अधिकारी तंत्र के आदर्श संरचनात्मक प्रतिमानों की विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो इसमें जो है इसका संगठन सैद्धांतिक रूप से जो है विकासोन्मुख होना चाहिए। फिर यहाँ देखें बदलती हुई जो भी परिस्थितियाँ है और आकस्मिक घटना उसका सामना कर सके, इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। फिर संगठन सेवार्थी केंद्रित होना चाहिए, इसलिए वह संपूर्ण सामाजिक जो प्रणाली है उसके साथ साथ चलने में समर्थ हो। साथ में हम देखें तो पुनः समाजीकरण का कार्य करने में क्षमता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए यहाँ पे। फिर देखें तो सामाजिक विकास संगठन ऐसे आदर्श के प्रति सर्वदा प्रतिबद्ध होना चाहिए जिसमें कार्यक्रम योजनाबद्ध के अंतर्गत प्रयोगात्मक अभिकल्प को सबसे प्रमुख यहाँ स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ स्थिति देखने को मिलती है। तो प्रशासन तंत्र हमने देखे, विकासात्मक प्रशासन तंत्र, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। निष्कर्ष के तौर पर हम बोल सकते हैं कि विकास जो प्रशासन उसका आविर्भाव या उद्भव उसका लोक प्रशासन की एक शाखा के रूप में हुआ है। और इस अवधारणा का सरोकार विकासशील देशों से है। और विकासशील देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याएं विकसित देशों से भिन्न होती है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए हमने सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हमारी 5th यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारा पार्ट भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम
जो है इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।